Hello, good morning to all of you. So next chapter है एलिप्स। तो अभी डेट्स तो आई गई है तुम्हारी जेई मेन के। तो अभी 3-4 दिन फॉर्म मत भरो, 3-4 दिन रुको, देखो बाकी लोगों को। और ऐसा नहीं है कि जो जल्दी फॉर्म भरता है उसको सेंटर वो पहला वाला मिलता है। सेंटर जो है वो रैंडमली रहता है, तो वो लोड मत लेना, क्योंकि ये आएगा कि जो पहले फॉर्म भरेगा उसको अच्छी सीट मिलेगी, उसका इजी वाला पेपर मिलेगा, उसको पहला प्रेफरेंस जो सेंटर जो चॉइस करेंगे वो मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, सब रैंडम है ना। तो 3-4 दिन रुको, देखो बाकी लोगों को गलती कर लेने दो पहले। तो बाकी लोग गलती कर लेंगे तो तुम सीख जाओगे, है ना। कुछ कुछ क्वेरीज आती है, कुछ नए चेंजेस होते हैं, तो वो अडेप्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। फिर अगर उन्होंने भी कुछ चेंजेस किए, मान लो सॉफ्टवेयर वगैरह में या एप्लीकेशन में, प्रोसेस में, और फिर कुछ उसमें भी वो पूछते हैं फोटो अपलोड करना, एंड फिर थंब इम्प्रेशन, एंड फॉर्म भरने से पहले रीड द इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ो। बच्चे पढ़ते नहीं है, उनको लगता है कि चलो हो जाएगा हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। इंस्ट्रक्शंस पढ़ो कि क्या स्टेप्स होंगे, फिर उस स्टेप्स को माइंड में फ्लो बना लो, और फॉर्म भरने से पहले सारी चीजें रेडी रखो। और फॉर्म भरने के बाद ना स्क्रीनशॉट्स रखो, कुछ भी पेमेंट किया उसका स्क्रीनशॉट, तुमने जो फॉर्म फिल किया उसका स्क्रीनशॉट, फिर वो कंफर्म करेगा, मेल आएगा, उसका डॉक्यूमेंट पीडीएफ बना के सॉफ्ट कॉपी रख लो। प्रिंट आउट करके रखना है तो रख लो, पर इतना जरूरत नहीं है। सॉफ्ट कॉपी भी रखा तो भी चलेगा, बस एक फ्यूचर रेफरेंस के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि अपने को डाउट आ जाता है, यार मैंने क्या भरा था, मैंने क्या भरा था, और फिर दिमाग वो उसी में घूमता रहता है, अरे यार मैंने क्या फिल किया था, मेरे को याद नहीं आ रहा, क्या फिल किया था मेरे को याद नहीं आ रहा। हो ही जाता है ना। अपन जैसे दरवाजे को कई बार लॉक लगाते हैं, लॉक लगाने के बाद भी 10 बार खींच के देखते हैं लॉक लग गया क्या। कई लोग तो इतनी बार खींच के देखते हैं कि लॉक ही हाथ पे आ जाता है। तो फिर लॉक लगाने का क्या फायदा। तो वो डाउट रहता ही है एक। इवन लॉक लगाने के बाद थोड़ी दूर जाके फिर से वापस लॉक को चेक करना, वो तो और बड़ा डाउट है। तो हो जाता है वो लॉक लगाने के बाद भी 2-3 बार उसको खींच खींच के देखना कि यार यार लॉक लगा के नहीं लगा, है कि नहीं। तो कई बार अपने को डाउट आ जाता है, फॉर्म भरा तो अरे यार मैंने क्या भरा था, डेट ऑफ बर्थ सही भरी थी कि नहीं। अब डेट ऑफ बर्थ होती है MMDD YY या DDMMYY। तो कई बार ऐसे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने क्या भर दिया था, MMDD YY भरा था कि DDMMYY भरा था। तो क्या होगा ना, तुम्हारे पास अगर उसकी सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी रहेगी तो तुम रेफर कर सकते हैं, अच्छा मैंने ये भरा था। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, करेक्शन मोड भी रहेगा उनका जेई मेन का, क्योंकि उनको पता है बच्चे गलती करते हैं, जेई मेन वालों को भी। और दूसरा, कभी कल कुछ इशू हो गया तो तुम क्लेम कर सकते हो कि डॉक्यूमेंट्स है, उन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे तुम कुछ भी क्लेम कर सकते हो। तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है, कभी भी कुछ भी ऑफिशियल काम कर रहे हो, ऑलवेज कीप द सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी, स्क्रीनशॉट्स। और बाकी जो उनके इंस्ट्रक्शंस है वो पढ़ो पहले। इंस्ट्रक्शन कई बार ऐसा इंस्ट्रक्शन रहता है, जैसे थंब थंब कौन सा लेना है, राइट वाला लेना है कि लेफ्ट वाला, वो पता है हाथ का लेना है, पैर का तो नहीं लेना। पर फिर भी एक बार राइट और लेफ्ट का कंफ्यूजन हो जाता है। अब हाथ और पैर का कंफ्यूजन होगा तो फिर तो क्या ही बोले। तो कई बार लेफ्ट राइट का कंफ्यूजन हो जाता है, और थंब ही रहता है, फिंगर्स तो नहीं रहती, है ना। फिर उसके बाद में फिर एक डाउट आ जाता है स्कूल, उसमें वो पूछता है क्वालिफाइंग एग्जाम, तो उसमें 7-8 ऑप्शन आते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा वाला ऑप्शन भरना है। फिर इसका क्या नाम है, नाम नाम में भी कंफ्यूजन आता है, क्योंकि कई स्टेट्स है जिसमें क्या होता है, फर्स्ट नेम और फादर्स नेम, नहीं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होता है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होता है। फिर महाराष्ट्र में कैसा होता है, फर्स्ट नेम होता है, फादर्स नेम होता है, फिर सर नेम होता है ना। और अब इसमें भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है कि पहले फादर्स नेम आता है, फिर फर्स्ट नेम आता है, फिर सर नेम आता है।
किसी के केस में ऐसा होता है कि पहले सरनेम आता है, फिर फर्स्ट नेम आता है, फिर फादर्स नेम आता है। तो ऐसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी हैं। तो मतलब बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कौन सा वाला कहाँ कैसे भरना है। वैसे फॉर्म में लिखा रहता है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडल नेम, तो ऐसा। अब वो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडल नेम में ये नहीं पता ना कि फादर्स नेम कौन-सा है, इसमें सरनेम कौन-सा है और मेरा नाम कौन-सा है। तो उसमें भी वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, फिर वही अगेन कन्फ्यूज़न। तो रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, है ना? और फिर एक और कन्फ्यूज़न आता है, नाम किसके हिसाब से भरना है, 10th मार्कशीट के हिसाब से भरना है कि 12th मार्कशीट के हिसाब से भरना है। तो ऐसे-ऐसे कन्फ्यूज़न्स आते हैं। तो ज कुछ होगा नहीं, डरने की कोई चीज़ भी बिल्कुल चीज़ नहीं है। अगर तुमने अगर तुमने पैसे भरे पूरे, अगर जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है ना, वो एप्लीकेशन फॉर्म की अगर फीस पूरी भरी है ना? और आधार कार्ड पे जो नंबर और नाम है, वो तुम ही हो। आधार कार्ड पे नाम, नंबर और फ़ोटो वही तुम ही हो और तुम्हारा इंडिया टेररिस्ट एक्टिविटी में कोई हाथ नहीं है, कुछ नहीं होता फिर उसके अलावा। बाकी सारी फ़ॉर्मेलिटीज़ हैं। पर टेक इट सीरियसली, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया कि बाकी सब फ़ॉर्मेलिटीज़ है, पर डरने वाली बात नहीं है। अगर मान लो इन केस कुछ हो जाता है तो। इनके कई बार हो जाता है बच्चों का। अभी ये हुआ ना इसका, एक बच्चे का ऑल इंडिया रैंक 270 था, उसने क्लिक कर दिया विथड्रॉ फ्रॉम द प्रोसेस, तो वो काउंसलिंग से बाहर हो गया। बाहर हो गया तो अभी सुप्रीम कोर्ट में लगाया है उसने कि एडमिशन चाहिए उसको। अब ऑल इंडिया रैंक 270 बोले तो बहुत हो गया ना, 270 बोले तो उसको आईआईटी बॉम्बे ऐसे ही मिल जाता। तो अब वो क्या हो गया कि सुप्रीम कोर्ट में लगाया कि मेरे से गलती से क्लिक हो गया, आईआईटी बोल रही है तो गलती से क्लिक हो गया तेरी ज़िम्मेदारी। तो अभी वही चक्कर लग रहा है उसका। पर आईआईटी के पास इतनी पावर है कि मतलब चाहे तो वो एडमिशन नहीं दे। आप सुप्रीम कोर्ट चाहे तो ये भी बोल सकती है, ये आईआईटी का प्रोसेस है, तो उन्हीं का ही सोल डिसीजन है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट यही बोले कि बच्चे के फेवर में ही बोले। पर आईआईटी ऑटोनोमस है तो फिर वो अपनी जो उसकी पावर है वो यूज़ कर सकता है। और वो सही भी है क्योंकि उसने बोला था जब, अब क्लिक उसने किया तो वो उसको सोचना चाहिए था। तो वो क्या होता है ना, अब वो उसकी किस्मत भी खराब हो सकता है कंप्यूटर हैंग हो गया और वो क्लिक हो गया। हो जाता है ऐसे कई बार। अब मेरा ही एक ग्रुप बनाया था मैंने, अभी तुम लोगों का जैसे मैंने एक्सीलेंस ग्रुप बनाया है। एक एक्सीलेंस ग्रुप बनाया हुआ है ना मैंने, जैसे एक्सीलेंस 2021 का। अब उसका ग्रुप एडमिन मैं हूँ, तो सिर्फ मैं ही पोस्ट कर सकता हूँ उसपे, है ना? तो बच्चे तो कर नहीं सकते। तो मेरा एक बैच था, वो भी ऐसे ही था, जिसमें एडमिन मैं ही अकेला था, बाकी सब स्टूडेंट्स थे। और उस ग्रुप में मेरे से गलती से क्लिक हो गया एग्ज़िट ग्रुप, वो ग्रुप से बाहर मैं ही हो गया। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं वापस ग्रुप में कैसे जाऊँ? तो तो वो कंप्यूटर वगैरह हैंग हो गया, माउस को मैं क्लिक करे जा रहा था, तो एक बार तो एग्ज़िट ग्रुप पे क्लिक हो गया। वो एग्ज़िट ग्रुप पे हो गया तो बाहर ही निकल गया मैं। तो इसलिए विरज चौड़िया सर, हम 4 मेंस की फीस अभी भर नहीं, एक-एक करके भरनी है। सबके अलग-अलग फॉर्म भरेंगे। होगा क्या, जब दूसरा वाला फॉर्म भरने जाओगे ना तुम, तो जब सेकंड फॉर्म भरने जाओगे ना, तो वो उसमें पूछेगा, तूने पहले फॉर्म भरा हुआ है क्या? तो वो सारा डेटा फेच कर लेगा, तेरे फर्स्ट वाले से, और फिर पैसे भरने को बोलेगा। तो से 2, 3, 4 अलग है जेईई में, है ना? तो उसका इससे कोई लिंक नहीं है। मतलब डेटा फेच कर लेगा, पर पैसे का अलग-अलग है, क्योंकि उन्होंने 4 ऑप्शन इसलिए दिए हैं कि बच्चे अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर सकें, और फिर इसमें से बेस्ट ऑफ 4 लेंगे टोटल का। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इंडिविजुअल का नहीं, टोटल का। तो जो टोटल में बेस्ट आएगा ना, वो लेंगे वो। अनुज सर, एक साथ भर सकते हैं सब अटेम्प्ट की फीस? ऑप्शन है उसमें? बाप रे! तो ये तो पैसे छाप रहे हैं मतलब। तो अभी मई का तो देने नहीं, रिफंडेबल भी है। तो फिर ठीक है, रिफंडेबल है तो फिर तो अच्छा है।
सार्थक पवार सर, तो मतलब 4 के फॉर्म दिसंबर से जैन में ही भरने हैं, ये फैब अभी मार्च में। यार ये तो फिर उसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पता चलेगा उन्होंने क्या किया है। हो सकता है उन्होंने पूछा होगा कि आप कौन सा वाला अटेम्प्ट देने वाले हो, तो वो पूछेगा शायद कि आप कौन सा वाला अटेम्प्ट दोगे, तो वो उसके हिसाब से फीस कैलकुलेट करेगा। सर हाँ बोलो। वैक्सीन के लिए पैसे लगेंगे ना सर? किसके? वैक्सीन तो वैक्सीन का क्या है फंडा? तो वैक्सीन तो अलग से वैसे भी लगने वाली है ना वो तो। तो वो उसी के रिजल्ट लिए सर एक साथ चार उसी के लिए ले रहे लगता सर। नहीं, ऐसा नहीं है। वो क्या 100-150 करोड़ ही तो आएँगे इनको जेईई मेन के फॉर्म से। नहीं, वो उस वैक्सीन के पैसे के लिए नहीं कर रहे ये लोग। उनके पास और भी सिस्टम है वैक्सीन के लिए। अरे ये तो यार वो तो तुम्हें जब एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि वो क्या कर रहा है। वो चारों के लिए भरने को बोल रहा है क्या? अभी कैसा है ना, जो ओलंपियाड था ना, फिजिक्स ओलंपियाड, केमिस्ट्री ओलंपियाड, मैथ्स ओलंपियाड का, तो उसमें क्या हो रहा था कि लास्ट ईयर तक फिजिक्स ओलंपियाड और मैथ्स ओलंपियाड का अलग अलग से होता था। पर इस साल क्या हुआ कि एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, तो उसके बाद वो पूछ रहा है कि आपको कौन-कौन सी देनी है एग्ज़ाम। तो जो-जो एग्ज़ाम पे आप टिक कर रहे हो, उसके 200-200 रुपए लगा के टोटल फीस बोल रहा है। तो हो सकता है तुम्हारे केस में भी ऐसा हो कि 4 अटेम्प्ट है, तो चारों में से टिक करने को बोलेगा, कौन-कौन सा देने वाले हो। तो जो-जो अटेम्प्ट आप दोगे, उसकी टोटल फीस निकाल के वो शायद भरने को बोल दे। और रही बात रिफंडेबल की, तो यार वो रिफंड पॉलिसी आप देखनी पड़ेगी तुम्हें। ब्राउज़र में सब मेंशन है कि नहीं, या फिर जब एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे उसी के अंदर आएगा? 3-4 दिन रुक जाओ ऐसे, अभी भर मत देना जल्दी-जल्दी में, 3-4 दिन रुको, सबको करने दो, क्या है ना? चलेगा। एनीथिंग एल्स? Aditya, to get this point is a bit different than each years. The candidate who have attempted JEE Main, JEE Advanced 2020 or earlier are not eligible to appear in. Huh? The candidates who attempted JEE Main, JEE Advanced in 2020 or earlier are not eligible to appear in JEE. नहीं, ऐसा थोड़ी कैसे हो सकता है? The candidate who had taken admission in any institute other than I. अरे वो सही है ना पॉइंट। आदित्य देखिए, वो उससे पहले ये भी तो बोल रहा है, अ कैंडिडेट कैन अटेम्प्ट जेईई एडवांस मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट इन consecutive years irrespective of whether or not he has passed the qualifying exam. अरे यार ये तो झोल है झोल। The candidate who had taken admission in any institute IIT eligible to appear in. अरे ये लाइन इंटरचेंज हो गई है शायद। ये कहाँ से उठाया तूने? बुलेटिन में है क्या ये? अरे ये तो झोल है ये। द कैंडिडेट, अरे आईआईटी में जो एडमिशन ले लिया उसको काहे को एग्जाम दिलाने को लगा रहे हैं ये लोग। बल्कि जो आईआईटी में एडमिशन ले चुके हैं वो लोग तो दे नहीं सकते एग्जाम। और जो बेचारे 2020 में दिए हैं, तो वो 2021 में दे सकते हैं। बल्कि इस बार तो 3 अटेम्प्ट अलाउड किए हैं उन बच्चों के लिए, लास्ट ईयर वालों के लिए। हाँ, ये झोल है, वो चेंज होगा फिर अभी। सर आपने जो नोटिस भेजी है उसमें भी लिखा है। चेक करता है 1 मिनट। एक मिनट ना। अबे क्या चल क्या रहा है भाई? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो सर ड्रॉपर्स रहेंगे ही नहीं। हाँ ना, अरे वो गलत है लाइन। बल्कि ये तो बहुत सालों से चल रहा है, जो आईआईटी में एडमिशन ले चुके हैं वो दोबारा नहीं दे सकते एग्जाम। और और 2020 में तो ऐसा हुआ है कि जो बच्चों ने दूसरा अटेम्प्ट था ना 2020 में,
तो वो 2021 में तीसरा अटेम्प्ट दे सकते हैं। नोटिस में तो नहीं लिखा भाई। ठीक है, मैं बाद में देखता, पर मेरे को फिर भी डाउट है, ये आदित्य दिघे ने जो भेजा है ना, वो लाइन तो गलत थी, लॉजिकली गलत लग रही है। चलो, एनीथिंग एल्स? सर ऑफलाइन लेक्चर का फिर कोई सीन ही नहीं है क्या अपना? पता नहीं यार, ऑफलाइन का यार सीन आ गया तो सर अच्छा ही है। हाँ बोलो ना। वो जो ब्रोशर है ना, उसमें फिर अलग से लिखा है कि जो मतलब पिछले साल जो कोरोना की वजह से दे नहीं पाए थे एग्जाम, वो इस साल दे सकते हैं। नहीं वो ठीक है, जो दे नहीं पाए वो दे सकते हैं, पर लेकिन जिन्होंने दिया है तो वो भी तो दे ही सकते हैं ना, क्योंकि 2 अटेम्प्ट अलाउड है। तो जिसकी 12th अगर 2020 में हुई है तो वो 2021 में दे सकता है अपना एक अटेम्प्ट। मेरे को डाउट है ये कहाँ से अभी आदित्य दिखे कौन सा पेज उठाया है, देखता मैं एक मिनट। ये तो डराने नहीं वाले सर, काम वैसा है। नहीं हो सकता। 22 नंबर का है सर, 22 नंबर है। हाँ मैं देखता, ये 22 नंबर पेज। Eligibility criteria for JEE Advanced 2021. A candidate can attempt JEE Advanced a maximum of 2 times in consecutive, irrespective whether he should pass, qualify. वो शायद है ना, ये जो लाइन लिखी है, द कैंडिडेट्स हु हैव अटेम्प्टेड जेईई मेन जेईई एडवांस इन 2020 और अर्लियर, वो शायद ऐसा होगा एंड अर्लियर, और आर नॉट एलिजिबल टू अपीयर इन जेईई, and the candidates who have taken admission in any institute other than IITs in 2020 is eligible to appear. हाँ ये पॉसिबल है, वो और अर्लियर की जगह एंड अर्लियर होना चाहिए था। और जिन लोगों ने आईआईटी के अलावा कोई दूसरे कॉलेज में एडमिशन लिया है वो लोग दे सकते हैं 2021। हाँ वो चेंज आ जाएगा शायद मेरे ख्याल से, जिन लोगों ने 12th 2020 में की होगी ना, वो लोगों को अलाउड होगा 2021। पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं देने दें उनको। और ये जो आईआईटी में जो एडमिशन ले लेते हैं ना, उनको अलाउड नहीं रहता, पर जो आईआईटी के अलावा कोई कॉलेज में एडमिशन लेगा तो वो उसको अलाउड रहता है, वो ले सकता है, चलेगा। सो नेक्स्ट चैप्टर है एलिप्स। सो स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है? यस नो? क्या ये यार, हाँ स्क्रीन दिख रहा है? यस नो? यस हाँ दिख रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट चैप्टर अपना एलिप्स। सो नेक्स्ट चैप्टर है एलिप्स। तो वही एलिप्स में डेफिनेशन 1, तो डेफिनेशन 1 की सेकेंड डिग्री कर्व दे रखी है, एंड डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 और एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी। इसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है कि लेस देन ए बी है। तो सिंपल फंडा क्या है, हाइपरबोला में ए बी नेगेटिव होता है, तो ए बी नेगेटिव होता है तो एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन नेगेटिव। तो इलिप्स में क्या होगा, एच स्क्वायर लेस देन ए बी। फिर डेफिनेशन 2,
कि focus doesn't lie on directrix. Focus doesn't lie on directrix and eccentricity greater than 0 and less than 1. Obviously greater than 0 क्योंकि eccentricity is the ratio of the distances and distances are positive, so ratio is positive. So eccentricity is less than 1 and eccentricity is less than 1. Next definition थी English में है, it is a locus of a point such that the sum of the distances from two fixed point is equal to constant. अब बच्चे सिर्फ देखो, अब मेंस एडवांस में फर्क कैसे आता है सीईटी और मेंस एडवांस में. अब बच्चे क्या करते हैं, देखो ये PS1 प्लस PS2 इज इक्वल टू 2a, ओके गुड इनफ, पर साथ में अंदर भी कुछ छुपा हुआ है और वो है कि द कांस्टेंट शुड बी ग्रेटर देन डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स पॉइंट. द कांस्टेंट शुड बी ग्रेटर देन डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स पॉइंट्स. नेक्स्ट है तो PS1 प्लस PS2 इज इक्वल टू 2a. नेक्स्ट इसमें और पता चलेगा कि S1 और S2 जो है वो फोकाई हैं, तो टू फिक्स पॉइंट्स आर फोकाई एंड द कांस्टेंट इज अ मेजर एक्सिस. द कांस्टेंट इज अ मेजर एक्सिस. नेक्स्ट है स्टैंडर्ड इक्वेशन. तो स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए देयर मस्ट बी अ स्टैंडर्ड कंडीशन और इस केस में स्टैंडर्ड कंडीशन है कि फोकस लाई ऑन द एक्स एक्सिस, तो C,0 और -C,0. थोड़ी देर बाद ये गायब हो जाएंगे, थोड़ी देर बाद ये गायब हो जाएंगे. So the locus of a point P H comma K such that the PS1 plus PS2 is equal to 2a. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, PS1 plus PS2 is equal to 2a where 2a is greater than 2c. Where 2a is greater than 2c. Next तो locus निकालेंगे तो PS1 आ जाएगा h minus c का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर और PS2 आ जाएगा h plus c का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 2a. फिर ये रूट वाली टर्म को इधर ले जाएंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, फिर एलिमिनेशन वगैरह करेंगे तो ये आ जाता है h स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू 1. अब ये a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर को c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर भी लिख सकता था पर नहीं लिखा. क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 2a ग्रेटर देन 2c है तो a ग्रेटर देन c है तो a स्क्वायर इज ग्रेटर देन c स्क्वायर है तो a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर पॉजिटिव है तो हमें वो पॉजिटिव नंबर चाहिए था. तो इसलिए तो यहाँ से एक और चीज पता चली कि a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर पॉजिटिव है तो वी कैन कंसिडर b स्क्वायर. तो स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सिर्फ इतना ही नहीं है, ये हो गया स्टैंडर्ड इलिप्स. ये सिर्फ इतना ही नहीं है, a लेस देन b, b लेस देन a, तो ये भी साथ में चलेगा. तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो b इज लेस देन a, ये भी साथ में चलेगा. बच्चे मिस्टेक करते हैं, फिर बोलते हैं सर मेरे मार्क्स नहीं आते, फिर बोलते हैं कि सर मेरे को बी टिक करना था, ए टिक कर दिया गलती से. तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, तो यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी है. नेक्स्ट है इसकी प्लॉटिंग. तो इसकी प्लॉटिंग करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है. तो एक्स की पावर इवन है तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस और ये y की पावर इवन है तो सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस एंड x की जगह माइनस x रखेंगे, y की जगह माइनस y रखेंगे तो इसका मतलब है ये वापस से वही आ रहा है तो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन. ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन. थोड़े और फंडे देता, ये y इज इक्वल टू अगर मैं देखूं तो ये प्लस माइनस b रूट ओवर b बाय a रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है. इसका मतलब है x जो है वो माइनस a से है. सेम ऐसे ही y के केस में देख माइनस a से a, y के केस में देखेंगे तो माइनस b से b है. तो इसका ये मतलब है कि x इज इक्वल टू माइनस a, x इज इक्वल टू a, y इक्वल टू माइनस b, y इक्वल टू b, बस इसके अंदर ही आएगा. तो जो भी इलिप्स आएगा वो इसी रेक्टेंगल के अंदर ही आएगा. तो इसमें ये पता चल गया कि द इलिप्स बाउंडेड बाय द रेक्टेंगल, द इलिप्स बाउंडेड बाय द रेक्टेंगल x इज इक्वल टू a एंड प्लस माइनस a एंड y इक्वल टू प्लस माइनस b. तो दिस इज द इलिप्स. तो ये x इज इक्वल टू a माइनस a और ये x इज इक्वल टू a, ये y इक्वल टू b, y इक्वल टू माइनस b. तो ये रेक्टेंगल के अंदर ही आ जाएगा. ठीक है, एंड दिस इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस एज वेल एज y एक्सिस. नेक्स्ट है नॉमेनक्लेचर, किसको क्या क्या बोलेंगे, नॉमेनक्लेचर किसको क्या क्या बोलेंगे. तो देखो, सो द टू फिक्स पॉइंट्स S1 एंड S2, अभी ये C,0 माइनस C,0 है
5 मिनट के अंदर ये गायब हो जाएगा और एक AE,0 और माइनस AE,0 आ जाएगा। ओके 6 से 7 मिनट के अंदर। तो द टू फिक्स पॉइंट्स आर नोन एज अ फोकाई। द लाइन पासिंग थ्रू फोकाई इज नोन एज अ फोकल एक्सिस। द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई इज नोन एज अ focal length. The distance between foci is known as the focal length. The curve cuts focal axis at vertices. So A1 and A2 are vertices. The distance between vertices is a major axis. Major axis. This is denoted as 2A. A is a semi-major axis क्योंकि it is a half of the major axis. है ना? तो this is major axis. And the line perpendicular to major axis and passing through the center is the minor axis, and it is a length parameter denoted as B1 B2. So B1 B2 is equal to 2B, and this is known as a major axis, and B is a semi minor axis. 2B is a minor axis and B is a semi minor axis. Next, major and minor together known as a principal axis. Major and minor together known as a principal axis. Next है फिर the point of intersection of major axis and minor axis is known as a center of ellipse. So actually ellipse is a central convex. Ellipse is a central convex. Next है line joining two points on the curve is known as a chord. ये S1 हो जाएगा fixed point, ये S2 हो जाएगा. तो line joining two points on the curve is known as a chord. Chord perpendicular to major axis is a double ordinate. Double ordinate passing through focus is a latus rectum. End points of the latus rectum are extremities of latus rectum. Extremities of latus rectum. Next, the chord passing through focus is known as a focal chord. Chord passing through focus is a focal chord, and the distance of a point from the focus, distance of a point on the ellipse from the focus is known as a focal radii or focal distances. Next, the chord passing through the center is known as a diameter. The chord passing through center is known as a diameter, and center bisects the diameter. Center bisects the diameter. तो जब हम लोग shifting of ellipse पढ़ते हैं ना, तो हम ऐसे shifting of origin नहीं बोलते हैं. हम जब shifting of ellipse पढ़ते हैं ना, तो हम shifting of origin नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं shifting of center. क्यों? क्योंकि पैराबोला में जो origin है वो vertex होता है, तो हम बोलते हैं shifting of vertex. हो ओरिजिन ही रही है, लेकिन वो पैराबोला की वर्टेक्स होती है, तो हम लोग उसको बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ वर्टेक्स. और इलिप्स के केस में क्या होता है, ओरिजिन सेंटर है, तो सेंटर ही ओरिजिन है, तो हम शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन के बजाय बस ये बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ सेंटर. तो इससे ये क्या होता है, डायरेक्ट ये पता चल जाता है कि अपने को सेंटर पुट करना है. तो सेंटर को शिफ्ट कर देंगे तो इलिप्स की इक्वेशन आ जाएगी. सेंटर को शिफ्ट कर देंगे तो इलिप्स की इक्वेशन आ जाएगी. नेक्स्ट है इलिप्स इज अ सेंट्रल कोनिक्स. तो सेंट्रल कोनिक्स में एक एसेंट्रिसिटी की एक और डेफिनेशन है. तो सेंट्रल कोनिक्स के केस में एसेंट्रिसिटी की एक और डेफिनेशन है, E इज इक्वल टू C बाय A. C मतलब डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम सेंटर, और A मतलब डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम सेंटर. तो यहाँ पे आ जाएगा C इज इक्वल टू AE. तो जो फोकाई थे प्लस माइनस C, 0, नाउ दे विल बिकम प्लस माइनस AE, 0. तो वो जो फॉर्मूला था A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर, नाउ दिस बिकम्स A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर E स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर. तो यहाँ पे एक एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस B स्क्वायर बाय A स्क्वायर. तो यहाँ से भी समझ में आ रहा है कि E स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस, तो 1 में से सब्ट्रैक्ट होके आ रहा है, तो एसेंट्रिसिटी जो होगी वो लेस देन 1 होगी, और ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 होगी, क्योंकि ग्रेटर देन 0 होगी. क्यों? क्योंकि एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 0 होगी, क्योंकि
और इट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस। तो इसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ध्यान में रखो ये बहुत पावरफुल काम का है। नेक्स्ट इसमें एक और चीज है, ऊपर नीचे अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऊपर माइनर एक्सिस का स्क्वायर मेजर एक्सिस का स्क्वायर, तो ये ऑब्लिक के केस में भी ट्रू है। तो ये ऑब्लिक के केस में भी ट्रू है। नेक्स्ट है इसेंट्रिसिटी क्या मेजर करता है, तो इसेंट्रिसिटी मेजर्स द डिग्री ऑफ फ्लैटनेस। इसेंट्रिसिटी मेजर्स द डिग्री ऑफ फ्लैटनेस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इसेंट्रिसिटी अगर 0 की तरफ जाएगी तो क्या होगा, इसेंट्रिसिटी 1 की तरफ जाएगी तो क्या होगा। तो ज्यादा इसेंट्रिसिटी ज्यादा फ्लैट एक्चुअली, तो ध्यान में रखो ज्यादा इसेंट्रिसिटी ज्यादा फ्लैट, कम इसेंट्रिसिटी मोर सर्कुलर। तो कम इसेंट्रिसिटी रहेगी तो ज्यादा सर्कुलर होगा और ज्यादा इसेंट्रिसिटी होगी तो फ्लैट होगा। तुम ये कॉमन सेंस से भी सोच सकते हो क्योंकि सर्कल की इसेंट्रिसिटी 0 होती है। तो अगर इसेंट्रिसिटी 0 की तरफ जाएगी तो इलिप्स कहाँ जाएगा, सर्कल की तरफ जाएगा। इलिप्स कहाँ जाएगा, सर्कल की तरफ जाएगा। तो फोकाई किधर जा रही होंगी, तो फोकाई जो थी प्लस माइनस ए कॉमा 0 वो जा रही होंगी फिर सेंटर की तरफ 0,0। तो और इसेंट्रिसिटी अगर 1 की तरफ होगा तो क्या होगा, इलिप्स लाइन सेगमेंट की तरफ जा रहा होगा। तो इलिप्स लाइन सेगमेंट की तरफ जा रहा होगा और फोकाई किधर जा रही होंगी, तो फोकाई प्लस माइनस ए,0 तो वो वर्टेक्स की तरफ जा रही होंगी, वर्टाइसिस की तरफ जा रही होंगी। Two parabolas are similar if they have same eccentricity. Two parabolas are similar if they have same eccentricity. क्योंकि पैराबोला में eccentricity तो 1 रहती थी तो सबकी 1 थी, तो वहां पे लेटेस्ट सेक्टम पैरामीटर था। So two ellipses are similar if they have same eccentricity. Same eccentricity. Next है डायरेक्ट्रिसेस। तो इलिप्स की जो डायरेक्ट्रिसेस होती है, so x is equal to a by e and x is equal to minus a by e। तो ये डायरेक्ट दो डायरेक्ट्रिस दो फोकस का क्या मतलब है, दो डायरेक्ट्रिस दो फोकस का क्या मतलब है। तो एक्चुअली ये मतलब क्या है कि मान लो ये डायरेक्ट्रिक्स और ये फोकस लिया तो ये डायरेक्ट्रिक्स और ये फोकस लिया तो ये इलिप्स आएगा। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि यही सेम इलिप्स एक और डायरेक्ट्रिक्स और एक और फोकस के लिए आ सकता है। तो यही सेम इलिप्स से एक और डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के लिए आ सकता है। यही इलिप्स एक और डायरेक्ट्रिक्स और एक और फोकस के लिए आ सकता है ना। सो इसलिए ये दो फोकस और दो डायरेक्ट्रिक्स का ये मतलब है इसके अंदर। नेक्स्ट है लेटेस्ट सेक्टम। तो इसकी एक्सट्रीमिटीज तो आ जाएंगी प्लस माइनस ए कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय ए। तो लेटेस्ट सेक्टम की लेंथ कितनी हो गई 2b स्क्वायर बाय ए। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनर एक्सेस का स्क्वायर अपॉन मेजर एक्सेस। फिर एक और फॉर्मूला बनता है इसका। फॉर्मूला कैसे बनता है, ये जो 2b स्क्वायर बाय ए है तो इसको लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। फिर ए स्क्वायर कॉमन ले लिया या नहीं, ये डिवाइडेड बाय ए था तो ए कॉमन ले लिया तो अंदर बचा ए माइनस ए स्क्वायर। फिर ई कॉमन ले लिया तो ये बचा ए बाई माइनस ए। तो फॉर्मूला बन गया 2e टाइम्स distance between focus and directrix. It's very powerful. Distance between focus and directrix, and you can expect question. So 2e times distance between focus and directrix. Next है focal distances. ये भी अच्छा पॉइंट है focal distances. तो पहले तो ये कि focal distance क्या होती है, तो focal distance the distance of a point to the focus. तो पॉइंट है x1 कॉमन y1 ऑन द इलिप्स। फोकस हो गया ए कॉमा 0, दूसरा हो गया माइनस ए कॉमा 0, ए कॉमा 0 और माइनस ए कॉमा 0। तो अब मैं क्या करूंगा तो फोकल डिस्टेंस है तो मेरे पास एक मेथड है कि डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला से भी मैं निकाल सकता हूं, पर अपन वो नहीं करेंगे, अपन डायरेक्ट्रिक्स यूज करेंगे।
क्यों? क्योंकि अपने पास डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन क्या है कि PS1 अपॉन PM1 इज इक्वल टू E। तो यानी अगर मैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालता हूँ तो PS1 कितना हो जाएगा? EPM1। और EPM1 कौन है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ जाएगा A बाई E माइनस Y1 X1। तो PS1 आ गया A माइनस E X1। तो सिमिलरली ऐसे ही दूसरी डायरेक्ट्री से भी निकालेंगे PM2, तो वो आ जाएगा A प्लस E X1। तो PS2 आ जाएगा A प्लस E X1। तो ये आ गया A माइनस E X1 और ये आ गया A प्लस E X1। A माइनस E X1 A प्लस E X1 और देर इज नो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो PS1 A माइनस E X1, PS2 A प्लस E X1, ये फिक्स है। ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड एवरीथिंग ऑफ द स्टैंडर्ड इलिप्स। तो अपन दो स्टैंडर्ड इलिप्स लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अपन दो स्टैंडर्ड इलिप्स लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। अब एक चक्कर देखो, ये तो दोनों सेम इक्वेशन लिखी है, तो किधर है हॉरिजॉन्टल और किधर है वर्टिकल? तो ये हो गया बिकॉज ऑफ पहले वाले में a इज ग्रेटर देन b और दूसरे वाले में b इज ग्रेटर देन a। ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना, ये जो पहली वाली इक्वेशन का a है और दूसरी वाली इक्वेशन का a है वो सेम नहीं है, वो सेम नहीं है। पहली वाली इक्वेशन का a और दूसरी वाली इक्वेशन का a सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि पहली वाली में a b से बड़ा है, दूसरी वाली में a b से छोटा है। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? राम घनश्याम से छोटा भी हो और घनश्याम राम से क्या क्या था, बड़ा था कि छोटा था? अच्छा, राम घनश्याम से बड़ा हो और घनश्याम राम से क्या छोटा हो, बड़ा हो। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ए ग्रेटर देन बी हो, बी ग्रेटर देन ए हो। तो ठीक है, समझ गया ना? समझ गए तुम? तो फंडा ये है, हॉरिजॉन्टल में क्या होता है वो एक्स एक्सिस पे एक्सटेंड हो जाता है और वर्टिकल में क्या हो जाता है वाई एक्सिस की तरफ एक्सटेंड हो जाता है। ओके, फाइंड एवरीथिंग। व्हाट इज एवरीथिंग? यानी सेंटर, वर्टाइसेस, फोकाई, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, लेटर सेक्टम, एसेंट्रिसिटी, डायरेक्ट्रिसेस and focal distances. So eccentricity, later sectum, eccentricity, directrices and focal distances. तो center 0,0, vertices plus minus a, 0, foci plus minus a, 0, major axis 2a, minor axis 2b, later sectum 2b square by a, eccentricity square is equal to 1 minus b square by a square, directrices x is equal to plus minus a by e, focal distances a plus minus ex1। अब चेंजेस क्या आएंगे? चेंजेस आएंगे x की जगह y, y की जगह x, a की जगह b, b की जगह a। तो निकालते हैं। तो 0,0, ये 0, प्लस माइनस b, ये 0, प्लस माइनस b। अच्छा, दोनों की सेंट्रिसिटी अलग होगी। ये बच्चों का मिसकंसेप्शन है कि ये दोनों की सेंट्रिसिटी सेम है। नहीं, देखो कैसे। पहली वाली का फॉर्मूला है 1 माइनस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर, दूसरी वाली का फॉर्मूला है 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो वैल्यू अलग, तो दे आर नॉट सिमिलर इलिप्स, दे आर नॉट सिमिलर इलिप्स। ओके, मेजर एक्सिस ए की जगह बी, माइनर एक्सिस बी की जगह ए, लेटर सेक्टम 2a स्क्वायर बाई बी, डायरेक्ट एक्सिस y इज इक्वल टू प्लस माइनस। तो ये क्या होगा? फोकाई में है ना, ये प्लस माइनस BE1 आ जाएगा, BE1। तो ये प्लस माइनस b बाय E1 और फोकल डिस्टेंस b प्लस माइनस E1 Y1, क्योंकि सेंट्रिसिटी चेंज हो जाएगी और x की जगह y आ जाएगा और x की जगह y आ जाएगा। कभी भी ध्यान देना, अगर कभी भी ध्यान देना कि अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और अलग है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम साइन, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम साइन और बराबर, तो सर्कल। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम साइन और अलग अलग, एलिप्स।
पैराबोला भी पॉसिबल है, एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट अलग अलग, यानी अपोजिट साइन हाइपरबोला। हाइपरबोला। नेक्स्ट एक अच्छा रिमार्क है, ये प्रीवियस ही जेईई एडवांस में आया हुआ भी है। क्या है ना, एक सर्कल दे रखा है और एक और सर्कल दे रखा है। सर्कल दे रखा है मतलब उसका सेंटर पता है C1, उसका सेंटर C1 पता है, दूसरे वाले का सेंटर C2 भी पता है। तो सर्कल के सेंटर C1 पता है और C2 पता है। तो एक वेरिएबल सर्कल है जो C1 को इंटरनली और C2 को एक्सटर्नली टच कर रहा है। C1 को इंटरनली और C2 को एक्सटर्नली टच कर रहा है। तो ये वेरिएबल सर्कल के सेंटर का लोकस निकालना है। तो वेरिएबल सर्कल के सेंटर का लोकस निकालना है। तो देखो, तो CC1 इज इक्वल टू हो जाएगा R1 माइनस R और CC2 हो जाएगा R1 R2 प्लस R। तो CC1 plus CC2 is equal to R1 plus R2. So the variable point is moving in such a way that sum of the distances from two fixed point is constant, and the constant is greater than the distance between two fixed point. So the locus of center is an ellipse. Is an ellipse. तो तुम अगर इसको देखोगे तो ये ellipse आएगा, है ना। और एक इंटरेस्टिंग चीज, these two fixed points C1 and C2 are foci, and major axis is R1 plus R2. और एक और चीज, तुम इसकी सेंट्रिसिटी भी निकाल सकते हो। कैसे? तो C1 C2 की डिस्टेंस बिटवीन द फोका इज द फोकल लेंथ, और मेजर एक्सिस है R1 प्लस R2, दोनों को डिवाइड कर दो तो यू विल गेट द सेंट्रिसिटी आल्सो। और फिर क्वेश्चन को और आगे खींचेगा, एंड दैट्स द जेईई एडवांस। नेक्स्ट है पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक का फंडा क्या होता है? पैरामेट्रिक का फंडा होता है कि आप x और y को थीटा के टर्म्स में पैरामीटर में डिफाइन करो, एंड इफ यू एलिमिनेट द पैरामीटर यू विल गेट द कर्व। तो इस केस में x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin थीटा। अब एक इंटरेस्टिंग चीज, एलिप्स के फॉर्मूले में b की जगह a रख दो, एलिप्स के फॉर्मूले में b की जगह a रख दो, तो सब सर्कल के फॉर्मूले आ जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि अगर तुम एलिप्स के फॉर्मूले याद रखते हो तो सर्कल के फॉर्मूले याद हो जाएंगे। पर होता क्या है कि सर्कल के फॉर्मूले बच्चे को पहले से याद होता है, क्योंकि वो सर्कल चैप्टर करके आता है। एक दूसरा, सर्कल उसको इजी जाता है। तो स्टूडेंट को सर्कल इजी जाता है, सर्कल पहले से करके आता है, तो उसको वो सब याद रहते हैं फॉर्मूले। तो इसलिए, पर एलिप्स के फॉर्मूले भी तो तुम क्रॉस चेक कर सकते हो एलिप्स के, तो वैलिडेशन कर सकते हो एलिप्स के फॉर्मूले का। तो एलिप्स के फॉर्मूले का वैलिडेशन कैसे कर सकते हैं? बी की जगह ए रख दो तो वो बी की जगह ए रख दो तो वो फिर एलिप्स का सर्कल का फॉर्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट है, ये कहीं से आया भी है, वो भी अभी पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट है ऑक्सिलरी सर्कल। ऑक्सिलरी सर्कल स्पेलिंग वगैरह देख लेना, मेरा थोड़ा सा इंग्लिश का है लोचा। नेक्स्ट है सेंट्रिक एंगल। तो सेंट्रिक एंगल, तो ये क्या होता है कि ऑक्सिलरी सर्कल होता है मेजर एक्सिस को डायमीटर मान के ड्रॉ किया गया सर्कल। मेजर एक्सिस को डायमीटर मान के ड्रॉ किया गया सर्कल। ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, पर अपने पास सॉल्यूशन है। तो मेजर एक्सिस को डायमीटर मान के ड्रॉ किया गया सर्कल, ठीक है। तो मेजर एक्सिस को डायमीटर मान के ड्रॉ किया गया सर्कल, तो अपना इलिप्स तो हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एंड ये हो गया ऑक्सिलरी सर्कल। तो इस सर्कल की इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, क्योंकि ये a1 a2 डायमीटर हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। नेक्स्ट, सर्कल पे एक पॉइंट लोकेट किया थीटा, यानी a cos थीटा और a sin थीटा। फिर उसका मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज n, तो वो एलिप्स को कट करेगा q। तो x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा a cos थीटा, y कोऑर्डिनेट इक्वेशन से निकाल लेंगे तो वो आएगा प्लस माइनस b sin थीटा, प्लस माइनस b sin थीटा। तो एक रिजेक्ट कर देंगे, कौन सा वाला रिजेक्ट, कौन सा वाला एक्सेप्ट करेंगे? जिस क्वाड्रेंट में सर्कल की जो ब्रांच है, जिस क्वाड्रेंट में सर्कल की ब्रांच है उसी क्वाड्रेंट में एलिप्स की ब्रांच
जिस क्वाड्रेंट में सर्कल की ब्रांच उसी क्वाड्रेंट में इलिप्स की ब्रांच, जिस क्वाड्रेंट में सर्कल की ब्रांच उसी क्वाड्रेंट में इलिप्स की ब्रांच। तो जिस क्वाड्रेंट में सर्कल की ब्रांच उसी क्वाड्रेंट में इलिप्स की ब्रांच। ओके, तो ये b sin थीटा आ जाएगा। अब इसमें कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट आते हैं। अच्छा, एक और चीज, ये जो था थीटा एंगल, दिस थीटा एंगल इज नोन एज एसेंट्रिक एंगल, दिस थीटा इज नोन एज एसेंट्रिक एंगल। अब इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट आता है कि PQ जो है, PQ जो है वो a माइनस बी साइन थीटा है और QN जो है वो b साइन थीटा है। और अगर इसका रेशियो लेते हैं तो वो कांस्टेंट है, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो अगर रेशियो लेते हैं तो वो कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ठीक है, तो इससे एक चीज पता चलती है। इससे क्या पता चलता है कि कोई अगर सर्कल है और उसकी एक डायमीटर दे रखी है, तो सर्कल के पॉइंट से अगर उस पर परपेंडिकुलर डालते हैं और इस परपेंडिकुलर को एक कांस्टेंट रेशियो में डिवाइड करने वाले पॉइंट का लोकस निकाला, तो वो लोकस एक एलिप्स आएगा। वो एलिप्स जिसकी मेजर एक्सिस गिवन डायमीटर होगी, जिसकी मेजर एक्सिस गिवन डायमीटर होगी और उसका ऑक्सिलरी सर्कल गिवन सर्कल होगा, जिसका ऑक्सिलरी सर्कल गिवन सर्कल होगा। नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू इलिप्स। तो पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू इलिप्स, तो वही स्टैंडर्ड इलिप्स के लिए करेंगे। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 एस। तो पॉइंट अगर इलिप्स पर है, पॉइंट अगर इलिप्स पे है तो s1 इक्वल टू 0, तो x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 1, दिस इज s1। s1 मतलब पॉइंट को कर्व में रख दो, s1 मतलब पॉइंट को कर्व में रख दो। तो क्या होगा, तो s1 इक्वल टू 0, तो ऑन द इलिप्स पॉइंट को जस्ट ऊपर ले लिया तो y कोऑर्डिनेट बढ़ जाएगा, y कोऑर्डिनेट बढ़ गया तो पॉजिटिव वैल्यू बढ़ जाएगी, तो s1 इज पॉजिटिव आउटसाइड। पॉइंट को नीचे लिया, y की वैल्यू कम हो गई तो पॉजिटिव कम हो गया, नेगेटिव डोमिनेट कर गया, तो s1 इज नेगेटिव इनसाइड। बाकी ध्यान में रखो, पॉइंट को इक्वेशन में रखो, इक्वेशन पहले जीरोथ फॉर्म में होनी चाहिए, इक्वेशन पहले जीरोथ फॉर्म में होनी चाहिए, इक्वेशन पहले जीरोथ फॉर्म में होनी चाहिए। तो s1 इज पॉजिटिव आउटसाइड, s1 इज नेगेटिव इनसाइड। और एक चीज, एलिप्स पैराबोला, एलिप्स सर्कल, एलिप्स और पैराबोला तीनों में सेम है, हाइपरबोला में उल्टा है, हाइपरबोला में उल्टा है। नेक्स्ट है लाइन एंड एलिप्स, तो हाइपरबोला में उल्टा है, तो लाइन एंड एलिप्स। लाइन एलिप्स का क्या मतलब है कि एक लाइन एलिप्स को कट करेगी, टच करेगी कि बाहर से जाएगी, तो या तो बाहर से जाएगी या टच करेगी, वो होगी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, और कट करेगी तो वो होगी सीकेंट। ये कैसे समझ में आएगा, दोनों को सॉल्व करके, दोनों को सॉल्व करके। तो सॉल्व एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड लाइन y इक्वल टू mx प्लस c। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ये y को रख दो, तो mx प्लस c अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सारे टर्म्स एक तरफ करेंगे, तो ये इक्वेशन आ जाएगी ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एम सी एक्स प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इतना फास्ट मैंने कैसे लिखा, ये सब प्रैक्टिस से आता है, प्रैक्टिस लगती है। तुम बच्चे हो अभी, लेकिन तुम भी प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा ये तुमको भी, ठीक है, बट बी केयरफुल। तो ये x की क्वाड्रेटिक आ गई। अब ये x की क्वाड्रेटिक के ज्यादा से ज्यादा 2 रूट्स हो सकते हैं, है ना। अगर इस क्वाड्रेटिक के 2 से ज्यादा हो गए तो क्या हो जाएगा, अगर इस क्वाड्रेटिक के 2 से ज्यादा रूट्स हो गए तो वो आइडेंटिटी बन जाएगी, कचरा हो जाएगा पूरा। तो इस क्वाड्रेटिक के 2 ही रूट्स हो सकते हैं।
अगर कोई भी पॉलिनोमियल को अगर डिग्री से ज्यादा रूट्स होते हैं तो वो आइडेंटिटी बन जाती है। तो ये क्वाड्रेटिक के ज्यादा से ज्यादा 2 रूट्स हो सकते हैं, तो इसका मतलब है अगर इसके रियल रूट्स हुए यानी डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव तो लाइन कट करेगी सीकेंट, और अगर रूट्स इमेजिनरी हुए तो मतलब कट नहीं करेगी, नाइदर सीकेंट नॉर टेंजेंट, नाइदर सीकेंट नॉर टेंजेंट। और अगर d इक्वल टू 0 हुआ, ये स्पेशल सिचुएशन है, तो उस केस में वो टच करेगी एंड दिस इज नोन एज अ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो वो निकालोगे तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से भी तुम देख सकते हो कि अगर मैं बी की जगह ए रखता हूँ तो वो सर्कल के लिए आ जाएगी और वो क्रॉस चेक भी हो रहा है। तो सी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो टेंजेंट की इक्वेशन स्लोप फॉर्म में y इक्वल टू mx प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या बता रही है? ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या बता रही है? ये बता रही है कि अगर लाइन पैरेलली मूव करती रही, अगर लाइन पैरेलली मूव करती रही तो सी की एक वैल्यू के लिए टच करेगी और सी की एक और वैल्यू है जिसके लिए वो टच करेगी। तो ऐसी दो टेंजेंट पॉसिबल है। तो इससे मुझे ये पता चला कि सेम वैल्यू ऑफ m के लिए या गिवन वैल्यू ऑफ m के लिए, तो गिवन वैल्यू ऑफ m के लिए दो पैरेलल टेंजेंट्स आती है, दो पैरेलल टेंजेंट्स आती है एलिप्स में। ठीक है, ओके, 5 मिनट का ब्रेक। अरे यार, ओके।
ओके, सो नेक्स्ट है डायरेक्टर सर्कल। नेक्स्ट है डायरेक्टर सर्कल। तो नेक्स्ट है डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल की डेफिनेशन है लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। तो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स के इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस होता है। तो कैसे निकालेंगे? तो पहले तो इसमें गिवन क्या है? गिवन है कि ये परपेंडिकुलर टेंजेंट्स है। गिवन है कि m1 m2 इक्वल टू -1 है। तो पहले क्या करेंगे? टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे। तो टेंजेंट की इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये पास कर रही है h कॉमा k से। ये पास कर रही है h कॉमा k से। तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो k इक्वल टू mh प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं k माइनस mh इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो ये आ जाएगा k स्क्वायर प्लस m स्क्वायर h स्क्वायर माइनस 2hkm इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू m स्क्वायर प्लस माइनस 2hkm प्लस k स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये बन गई m की क्वाड्रेटिक। ये क्या बताना चाह रही है? ये बताना चाह रही है कि एक पॉइंट से दो टेंजेंट जाती है। ये बताना चाह रहा है कि एक पॉइंट से दो स्लोप्स पॉसिबल है, यानी एक पॉइंट से दो टेंजेंट्स पॉसिबल है। तो ये बताना चाह रहा है कि एक पॉइंट से दो टेंजेंट्स पॉसिबल है। तो ये बताना चाह रहा है कि एक पॉइंट से दो टेंजेंट्स पॉसिबल है। तो h कॉमा k। नेक्स्ट है कि तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? m1 m2 हो जाएगा कांस्टेंट अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट, कांस्टेंट अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट एंड दिस इज इक्वल टू -1। तो इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। तो इससे एक चीज समझ में आई। पहली कि डायरेक्टर सर्कल एक सर्कल ही है। डायरेक्टर सर्कल एक सर्कल है। दूसरी चीज, डायरेक्टर सर्कल कॉन्सेंट्रिक विद इलिप्स है। तो डायरेक्टर सर्कल का सेंटर और इलिप्स का सेंटर सेम है। डायरेक्टर सर्कल का सेंटर और इलिप्स का सेंटर सेम है। और एक और चीज, ये माइनर एक्सिस का स्क्वायर और ये मेजर एक्सिस का स्क्वायर। और एक और चीज, अगर b की जगह a रख दोगे ना तो सर्कल के लिए आ जाएगा। अगर b की जगह a रख दोगे ना तो सर्कल के लिए आ जाएगा। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग अल्फा एंड बीटा। मतलब अल्फा एक सेंट्रिक एंगल है, मतलब a cos अल्फा b sin अल्फा पॉइंट होगा। तो ऐसे ही सेम बीटा के लिए, और अल्फा बीटा को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की इक्वेशन, तो वो आएगा x अपॉन a cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस y अपॉन b sin ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? पहले तो ये इक्वेशन क्या है? x अपॉन a cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस y अपॉन b sin ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस एक की वजह से 6 फॉर्मूलेस याद होते हैं। पहला, ये इलिप्स की कॉर्ड है। दूसरा, इसमें b की जगह a रख दो तो सर्कल की कॉर्ड आ जाएगी। तीसरा पहले दो माइनस और बाकी के दो प्लस, पहले दो माइनस बाकी के दो प्लस, तो हाइपरबोला के लिए कॉर्ड आ जाएगी। पहले दो प्लस और बाकी के नहीं, पहले दो माइनस बाकी के दोनों प्लस, तो वो हाइपरबोला के लिए आ जाएगी। नेक्स्ट, इससे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट अल्फा एंड बीटा वो भी याद होते हैं, क्योंकि उसका जो प्रूफ है वो इसी से आता है, कॉर्ड जॉइनिंग अल्फा बीटा से। तो उसका प्रूफ भी यही से आता है, कॉर्ड जॉइनिंग अल्फा एंड बीटा से। अब थोड़ा स्पेशल काम करते हैं। तो रिमार्क स्पेशल सिचुएशन कि एक्स मेजर एक्स फोकल एक्सिस पे d, 0 से पास हो रही है। फोकल एक्सिस से d, 0 से पास हो रही है। तो अगर ये d, 0 से पास होगी तो d अपॉन a
cos of alpha plus beta by 2 is equal to ये cos of alpha minus beta by 2 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं d upon a cos of alpha minus beta by 2 upon cos of alpha plus beta by 2। इस पे लगा दी कंपोनेंट और डिविडेंड, तो d minus a upon d plus a, तो ये आ जाएगा cos of alpha minus beta by 2 plus minus cos of alpha plus beta by 2 upon cos of alpha minus beta by 2 plus cos of alpha plus beta by 2। तो d minus a upon d plus a, तो cos of alpha minus beta by 2 upon, तो कंपोनेंट और डिविडेंड, तो d minus a upon d plus a is equal to cos of alpha minus beta by 2 plus minus cos alpha plus beta by 2 upon cos alpha minus beta by 2 upon plus cos alpha plus beta by 2। तो कंपोनेंट और डिविडेंड, तो d minus a upon d plus a, d minus a upon d plus a, तो d minus a upon d plus a। तो देखो, तो इसमें लगा लेंगे cos c minus cos d, तो cos c minus cos d क्या होगा 2 sin c plus d by 2, 2 sin c plus d by 2 and sin d minus c by 2, और नीचे हो जाएगा cos c plus cos d, तो यानी 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2, तो ये आ गया tan alpha by 2 into tan beta by 2 is equal to d minus a upon d plus a। अब इसमें भी एक और स्पेशल रिमार्क कि वो d, 0 अगर फोकाई हो तो, फोकस हो तो, अगर वो d, 0 फोकस हो तो AE, 0 से पास हो रही है, तो वो d की जगह AE आ जाएगा। तो ये e minus 1 upon e plus 1 is equal to tan alpha by 2 into tan beta by 2 upon, नहीं, tan alpha by 2 into tan beta by 2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि फुल पोर्शन टेस्ट में आता है तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। रीजन है कि इसेंट्रिक एंगल को यूज करके इसेंट्रिसिटी निकल रही है, तो ये बहुत खतरनाक है कि इसेंट्रिक एंगल को यूज करके इसेंट्रिसिटी निकल रही है। तो इट्स अ प्योर जेई एडवांस लेवल, तो डिफिकल्टी लेवल बहुत बढ़ जाती है इस केस में। ओके, सो नेक्स्ट है टेंजेंट्स, नेक्स्ट आ जाएगा टेंजेंट्स। तो इलिप्स में x1 y1 पे टेंजेंट की इक्वेशन, इलिप्स में x1 y1 पे टेंजेंट की इक्वेशन, तो इलिप्स है x² upon a square plus y square upon b square is equal to 1। तो इलिप्स पे x1 y1 पे टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, t equal to 0, तो x² की जगह x(x1), y² की जगह y(y1), ये हो गई कार्टेशियन फॉर्म, काफी काम किया है कार्टेशियन फॉर्म। फिर x1 को a cos थीटा रख दो और y1 को b sin थीटा, तो ये हो जाएगा पैरामेट्रिक फॉर्म। तो ये आता है x cos थीटा अपॉन a प्लस y sin थीटा अपॉन b इक्वल टू 1, x cos थीटा अपॉन a प्लस y sin थीटा अपॉन b इक्वल टू 1। और नेक्स्ट है स्लोप फॉर्म, y इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वेरी पावरफुल। उसका रीजन है स्लोप काफी यूज होता है, एक दूसरा एक ही अननोन चल रहा है इसके अंदर, इसके अंदर एक ही अननोन चल रहा है, तो ये बहुत पावरफुल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कभी कभी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी याद रखते हैं बच्चे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी याद रखते हैं। एक मिनट ना, इलिप्स ना, एक मिनट इलिप्स अरे यार, एक मिनट, ओके। सो इलिप्स में ना जैसे
पैराबोला में हुआ था ना, पैराबोला में क्या हुआ था कि टेंजेंट का स्लोप अगर m है, पैराबोला में हुआ था टेंजेंट का स्लोप m है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है a/m² कॉमा 2a/m। वैसे इलिप्स में भी है, तो इलिप्स में क्या होगा, अगर स्लोप फॉर्म दे रखी है, m दे रखा है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट m के टर्म्स में निकाला जा सकता है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट m के टर्म्स में होगा प्लस माइनस a² m अपॉन रूट ओवर a² m² प्लस b² a² m² प्लस b² और माइनस प्लस b² अपॉन रूट ओवर a² m² प्लस b²। तो प्लस माइनस a² m अपॉन रूट ओवर a² m² प्लस b² माइनस प्लस b² रूट ओवर a² m² प्लस b²। अच्छा, ये प्लस माइनस और माइनस प्लस का क्या फंडा है, ये कोई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं चल रहा, ये बता रहा है प्लस और इसका माइनस और इसका माइनस और इसका प्लस, तो ये दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ रहे हैं। तो दो क्यों आते हैं, क्योंकि पैरेलल टेंजेंट्स में दो जगह टच करेगी ना, तो इसलिए वो दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, एक प्लस माइनस एक माइनस प्लस, एक प्लस माइनस और एक माइनस प्लस। तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं है कि प्लस प्लस ले लिया माइनस माइनस ले लिया, ऐसा नहीं। एक का प्लस है तो दूसरे का माइनस है, और दूसरे पहले का प्लस है तो दूसरे का माइनस है, पहले का माइनस है तो दूसरे का प्लस है। ठीक है, नेक्स्ट है नॉर्मल्स। तो नॉर्मल बस वही सेम फंडा, तो टेंजेंट की हेल्प से स्लोप निकाल लेंगे। तो नॉर्मल में क्या होता है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन को नॉर्मल बोलते हैं। तो पॉइंट था x1, y1, पॉइंट था x1, y1, पॉइंट था x1, y1। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या आएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x1। बस भगवान मुझे स्लोप की वैल्यू दे दे। तो स्लोप की वैल्यू कहां से आएगी कि टेंजेंट से निकाल लेंगे। तो टेंजेंट का स्लोप है माइनस b² x1 अपॉन a² y1 माइनस b² x1 अपॉन माइनस b² x1 अपॉन a² y1। ठीक है, तो नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा फिर उस केस में, नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो a² y1 अपॉन b² x1, तो a² y1 अपॉन b² x1, इसको तमीज से लिखेंगे तो ये आती है a² x अपॉन x1 माइनस b² y अपॉन y1 इज इक्वल टू a² e²। ये बहुत काम की है, जेई मेन एडवांस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, और टेंजेंट नॉर्मल तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस और एडवांस के लिए। तो a² x अपॉन x1 माइनस b² y अपॉन y1 इज इक्वल टू a² e²। नेक्स्ट यहाँ पे b² की जगह माइनस b² रख दो तो वो हाइपरबोला के लिए आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे x1 को a cos थीटा और y1 को b sin थीटा रख दो तो वो पैरामेट्रिक इक्वेशन आ जाएगी। तो ax अपॉन cos थीटा माइनस by अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू a² e²। नेक्स्ट इसको स्लोप फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, तो बस करना क्या होगा, ये m a² y1 अपॉन b² x1 इसको m के टर्म्स में लाना पड़ेगा। तो वो आती है y इक्वल टू mx प्लस माइनस a² माइनस b² इंटू m अपॉन रूट ओवर a² प्लस b² इंटू m²। इसको ध्यान में रखो, ये हर बुक में नहीं मिलती है, तो y इज इक्वल टू शेंगेज में है, बाकी हर बुक नहीं देती है। So y is equal to mx plus minus a² minus b² into m root over a² plus b² into m²। इससे एक और चीज पता चल रही है, अगर तुम इसको h, k से पास करा दो तो ये m में बाई क्वाड्रेटिक बनेगी। तो बाई क्वाड्रेटिक का मतलब है कि ऐसी चार नॉर्मल पॉसिबल है एक पॉइंट से, तो इसका ये मतलब है कि एक पॉइंट से चार नॉर्मल जाती है। तो जबकि एलिप्स में नहीं, पैराबोला में एक पॉइंट से ज्यादा तीन जा सकती हैं, और एलिप्स में एक पॉइंट से ज्यादा चार जा सकती है, एक पॉइंट से ज्यादा चार जा सकती है ना। तो ये है फंडा, तो ये बाई क्वाड्रेटिक बनती है, तो ये चार नॉर्मल जा सकती है। नेक्स्ट है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। तो एलिप्स में क्या होता है, बाहर एक पॉइंट से दो टेंजेंट जाती हैं, बाहर एक पॉइंट P पॉइंट x1, y1 उससे दो टेंजेंट जाती हैं, और दो टेंजेंट जाएंगी तो दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएंगे, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन को बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। इक्वेशन t इक्वल टू 0 मतलब टेंजेंट की तरह लिखो।
नेक्स्ट है पेयर ऑफ टेंजेंट्स, वही एक पॉइंट से दो टेंजेंट जाती हैं तो उनकी कंबाइंड इक्वेशन, तो ये कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पी ए एंड पी बी, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पी ए एंड पी बी, तो वो आ जाएगी एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर। तो एस मतलब कर्व, एस वन मतलब पॉइंट को कर्व में रख दिया, टी मतलब टेंजेंट की तरह लिखो, टी मतलब टेंजेंट की तरह लिखो। नेक्स्ट है कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट, कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट, इसका मतलब है मिड पॉइंट दे रखा है, कॉर्ड की इक्वेशन लिखनी है, तो मिड पॉइंट है x1, y1, तो ये आ जाएगा t इज इक्वल टू s1, t मतलब टेंजेंट की तरह लिखो, s1 मतलब पॉइंट कर्व में रख दो, s1 मतलब पॉइंट को कर्व में रख दो। नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट अल्फा एंड बीटा, मतलब अल्फा और बीटा पे ड्रॉ की गई टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, अल्फा बीटा पे ड्रॉ की गई टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो बिल्कुल ही घटिया है मेथड, अल्फा पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखो, बीटा पे टेंजेंट की इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म, दोनों को सॉल्व कर लो तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, दोनों को सॉल्व कर लो तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। पर उससे अच्छी अप्रोच, उससे अच्छी अप्रोच क्या है, ए और बी की जो इक्वेशन है उसको एक दो अलग तरीके से लिखो और फिर बोलो बोथ आर सेम बाय, बोथ आर सेम बाय कंपेयरिंग। पूरी मैथमेटिक्स में ये चीज बहुत काम करती है, बहुत खतरनाक है ये चीज कि एक ही चीज को दो अलग तरीके से लिख के इक्वेट करना। तो यहाँ पे मैं ए बी को पहले क्या करूंगा, कॉर्ड ज्वाइनिंग अल्फा बीटा कंसीडर करूंगा, तो कॉर्ड ज्वाइनिंग अल्फा एंड बीटा, तो वो आती है x अपॉन ए cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन प्लस y अपॉन बी साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और यही ए बी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है, यही ए बी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो वो कौन होगा, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 यानी x स्क्वायर की जगह x(x1), y स्क्वायर की जगह y(y1), कांस्टेंट एज इट इज, सो बोथ आर सेम बाय कंपेयरिंग। तो जब कंपेयर करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है a cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, b sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, तो ये वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज, अगर b की जगह a रख दिया, अगर b की जगह a रख दिया तो वो सर्कल के लिए हो जाएगी, तो वो सर्कल के लिए अल्फा बीटा पे ड्रॉ की गई टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा अगर b की जगह a रखा, और अगर ये वाला प्लस, ये वाला प्लस और ये भी प्लस और ये माइनस, तो ये हाइपरबोला के लिए आ जाए, तो ये हाइपरबोला के लिए आ जाए। नेक्स्ट है डायमीटर, डायमीटर की एक डेफिनेशन होती है, सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स के मिड पॉइंट का लोकस, मिड पॉइंट का लोकस, तो गिवन सिस्टम ऑफ स्लोप यानी m, गिवन सिस्टम ऑफ स्लोप m और इसके मिड पॉइंट का लोकस, उसको डायमीटर बोलते हैं। ये बाकी का कल कर रहा था, है ना, इसमें और भी टॉपिक्स हैं, हाइलाइट्स हैं, तो कल अपना इलिप्स कंप्लीट हो जाएगा, और कल अपना इलिप्स कंप्लीट हो जाएगा एंड हाइपरबोला स्टार्ट हो जाएगा, तो सैटरडे को अपनी कैलकुलस स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो तुम्हारा तो वैसे भी फरवरी में एग्जाम है, तो आराम से हो जाता रिवीजन, लेक्चर्स वगैरह भी, टेस्ट पेपर्स भी हो जाते हैं, तुम्हारा बहुत सुकून है इस साल लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। उसका रीजन है क्योंकि फरवरी में जनरली बच्चों के बोर्ड एग्जाम होते थे, वो चला गया, अभी तुम्हारा बोर्ड का प्रेशर नहीं है, तो काफी रिलैक्स है, सिलेबस कंप्लीट हुए वाला है, रिवीजन हो ही रहा है, टेस्ट पेपर्स चल रहे हैं, तो बहुत सुकून जिंदगी है तुम्हारी।